सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुधिर पर परिचर्चा करते हैं। रुधिर जो होता है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। यह एक श्यान तरल होता है जिसके दो भाग होते हैं। इसमें पहला भाग आता है प्लाज्मा और दूसरा भाग आता है रुधिर कोशिकाएं। मानव शरीर के अंदर रुधिर का आयतन लगभग 5 लीटर होता है। यहाँ हम प्लाज्मा पे बात करते हैं तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। यह एक हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है और इसके अंदर विभिन्न पदार्थ, इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, घुलित अवस्था, निलंबित अवस्था या कोलाइडी रूप में पाए जाते हैं। प्रमुख कार्बनिक घटक जो प्लाज्मा का होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% होती है और अकार्बनिक लवण इसमें उपस्थित होते हैं और सबसे प्रमुख आयन इसके अंदर सोडियम होता है। उसके बाद दूसरा भाग आता है रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाओं के अंतर्गत प्लाज्मा में तैरती हुई ये कोशिकाएं होती है जो रुधिर आयतन का 45% भाग बनाती है। रुधिर कोशिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट कहते हैं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कोशिकाएं या रक्ताणु, श्वेत रुधिर कोशिकाएं या श्वेताणु, रुधिर पट्टिकाणु या ब्लड प्लेट्स। यहाँ पर हम इन तीनों का गहनता से अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु। रक्ताणु पर अब यदि हम विचार करते हैं तो रक्ताणु रुधिर की प्रमुख कोशिकाएं होती है और मनुष्य के रुधिर में कुल रुधिर कणिकाओं में से लगभग 99% रक्ताणु होते हैं। रक्ताणु केंद्रक रहित, वृत्ताकार, डिस्क रूपी एवं अभ्यावतल होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना आप लोगों को, ब्रेन में संक्षिप्त याददाश्त बना के रखनी है क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस में। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही विशेष रूप से इन पे ध्यान रखना है। रक्ताणु का व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर तथा मोटाई 2 माइक्रोमीटर होती है। वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या लगभग 52 लाख प्रति घन mm और महिलाओं के अंदर लगभग 47 लाख प्रति घन mm होती है। इनके अंदर कोलाइडी आधात्री में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है जो कि एक संयुग्मी प्रोटीन होती है और श्वसन रंजक का कार्य करती है। इसके प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय क्रम में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम प्रतिशत होती है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के अंदर रुधिर का रंग लाल होता है। रक्ताणुओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनका जीवन काल 120 दिन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वृद्ध एवं कमजोर होने पर प्लीहा एवं यकृत में इनका विघटन किया जाता है और इसी विघटन की क्रिया के कारण प्लीहा को रक्ताणुओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के प्रोटीन भाग को
एमिनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। हीम समूह के लौह को यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है तथा शेष भाग को बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन नामक पित्तवर्णकों में परिवर्तित कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। स्त्रियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकी में रक्ताणु अंडाकार, अभ्योत्तल, बड़े आकार की एवं केंद्रक युक्त होती है। इसके बाद हम लेते हैं श्वेताणु। ये केंद्रक युक्त रंगहीन कोशिकाएं होती है। मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 7000 प्रति घन mm होती है और इनका आकार भी भिन्न भिन्न होता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा तथा लसिका उत्तक में होता है। लसिका उत्तक में लसिकाणु का और अस्थि मज्जा में कणिका में श्वेताणु एवं एक केंद्रकाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक श्वेताणु का जीवन काल 4 से 5 दिन तक होता है और इनका प्रमुख लक्षण अमीबीय गति होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। श्वेताणु अनेक प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है तो इससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि या तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक जागरूक हैं। तो इस के आधार पर मैं आशा करता हूँ कि शायद आप अंत समय तक मेरी इस वीडियो को यूं ही देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। श्वेताणु को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, कणिकामय श्वेताणु और कणिका रहित श्वेताणु। कणिकामय श्वेताणु को अभिरंजन प्रतिक्रिया के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोसिल। कणिका रहित श्वेताणु को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक केंद्रकाणु और लसिकाणु। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कणिका में श्वेताणु। कणिका में श्वेताणु जो होते हैं वो कोशिका द्रव में कणिका रूप में पाए जाते हैं और इनका केंद्रक बहुरूपी होने के कारण इनको बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु कहा जाता है। केंद्रक कई पिंडों से मिलकर बना होता है और ये पिंड परस्पर तंतुमय भाग द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका औसत आकार 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है और कुल श्वेताणु की संख्या का लगभग 65% भाग का ये निर्माण करते हैं। अब हम इसमें आगे कणिका में श्वेताणु को विभाजन के आधार पर देखते हैं कि कणिका में श्वेताणु अभिरंजन प्रतिक्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कोशिका द्रव में सूक्ष्म कण होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों द्वारा हल्के बैंगनी अभिरंजित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उदासीन रंजी कहा जाता है। इनके केंद्रक में 2 से 7 पिंड होते हैं और ये भक्षकाणु की तरह कार्य करते हुए जीवाणु को नष्ट करना इनका प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद आता है इयोसिनोफिल। यह कोशिका द्रव के समान आकार के बड़े कण होते हैं और अम्लीय अभिरंजक जैसे इयोसिन
से गहरे लाल या गुलाबी अभिरंजित होते हैं। इनका केंद्रक द्विपिंड की होता है। इनकी कोशिका पारण एवं कोशिका भक्षण क्षमता कम होती है। परजीवी संक्रमण एवं कुछ एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकार के कुछ कण होते हैं जो क्षारीय अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू से गहरे नीले अभिरंजित होते हैं। इनका केंद्रक 2 से 3 पिंडकों का होता है। ये हिस्टामिन एवं हिपेरिन उत्पन्न करती है। ये कुल श्वेताणु का लगभग 0.5% भाग का निर्माण करती है। उसके बाद हम लेते हैं कणिका रहित श्वेताणु। कणिका रहित श्वेताणु एक केंद्रकीय श्वेताणु के नाम से भी जानी जाती है। इनके कोशिका द्रव्य में कोई कणिकाएं नहीं होती। केंद्रक अंडाकार या सेम के बीज के समान आकृति का होता है। औसत आकार इनका 8 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ये कणिका रहित श्वेताणु 2 प्रकार की होती है जो मैंने पूर्व में बताया था, एक केंद्रकाणु और लसिकाणु। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक केंद्रकाणु। एक केंद्रकाणु जो होते हैं वो बड़े आकार की कोशिकाएं होती है जिनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है और ये सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है। कोशिका द्रव कम होता है लेकिन लसिकाणु की तुलना में अधिक होता है। ये भक्षणकारी होती है तथा केशिका पारण की क्रिया भी प्रदर्शित करती है। ये रुधिर से ऊतकों में आ जाती है और ऊतकों में काफ़ी बड़े आकार की 80 माइक्रोमीटर लगभग हो जाती है। तब इन्हें वृहत भक्षकाणु कहा जाता है। वृहत भक्षकाणु अत्यधिक भक्षणकारी होते हैं जो कि बड़े कणों एवं जीवाणुओं को भी भक्षण कर सकते हैं। भक्षकाणु एवं न्यूट्रोफिल्स मिलकर शरीर के भक्षकाणु तंत्र को बनाते हैं जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। कुल श्वेताणु की संख्या का लगभग ये 5% कोशिकाएं होती है। उसके बाद हम लेते हैं लसिकाणु। ये अंडाकार केंद्रक युक्त गोल आकृति की कोशिकाएं होती हैं। केंद्रक के चारों ओर बहुत अल्प मात्रा में छल्ले के रूप में विद्यमान होती है। ये थाइमस ग्रंथि एवं लसिका ऊतकों में ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न की जाती है जिनका उद्भव अस्थि मज्जा में होता है। इनमें सीमित अमीबीय गति होती है लेकिन ये भक्षणकारी नहीं होती है। इनका जीवन काल 2 से 100 दिन तक का हो सकता है। ये रुधिर के अलावा लसिका एवं शरीर के ऊतकों में भी पाई जाती है। जो कुल श्वेताणु का लगभग 30% ये कोशिकाएं होती है। छोटे आकार के व्यास 6 से 8 माइक्रोमीटर लसिकाणु संख्या में अधिक होते हैं। बड़े आकार के व्यास 10 से 20 माइक्रोमीटर अपेक्षाकृत कम होते हैं।
छोटी लसिकाणु टी कोशिका एवं बी कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों या एंटीबॉडीज़ के निर्माण का एवं बाहरी कोशिकाओं के मारने का मुख्य कार्य करती है। उसके बाद में हम लेते हैं इसमें रुधिर पट्टिकाणु या प्लेट्स। ये बहुत ही छोटे, जिनका व्यास लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है, ये वास्तव में मेगा कैरियोसाइट्स नाम की कोशिकाओं के कोशिका द्रवी टुकड़े होते हैं। इनकी आकृति अनियमित और केंद्रक का अभाव होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन mm तथा जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। यकृत एवं प्लीहा में इनका विघटन होता है। रुधिर के थक्का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों में पट्टिकाणुओं के स्थान पर तर्कु कोशिकाएं या थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती है। ये तर्कुरूपी एवं केंद्रक युक्त होती है तथा थक्का निर्माण की क्रिया में भाग लेती है। रुधिर के प्रमुख कार्य पदार्थों जैसे पोषक, गैस, अपशिष्ट एवं अन्य कार्य का परिवहन, प्रतिरक्षा, पीएच का नियमन, जल संतुलन, तापमान नियमन एवं थक्का रुधिर स्कंदन निर्माण है। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।